नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कैम्पसन सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर टॉपिक आज हमारा रहेगा, वो है हमारा एटम। एटम क्या होता है, एटम के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं और जो एटम के कंपोनेंट्स हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स उनके बारे में जानेंगे। साथ में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे और लास्ट वन हम पढ़ने वाले हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स। मतलब शेल्स के अंदर कैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमारा एटम होता क्या है। तो आपने अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, एटम आपने क्या कहा था? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन था। देन उसके बाद थॉमसन आया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, नील्स बोर और आपका लास्ट में आपका क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम आया था, जो एटम को क्या कर रहा था? क्लासिफाई कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये जो एटम था, वो एटम क्या हुआ? फिर दोबारा से डिवाइड हुआ उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, जो आपने पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन, देन पढ़ा है प्रोटॉन एंड देन पढ़ा है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मतलब ये आपके क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब एटम भी फिर दोबारा से क्या हुआ है? डिवाइड। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये जो आपको एटम नजर आ रहा है, इसमें आपका ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसे अपने सेंट्रली चार्ज प्रेजेंट है, उसे आपने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस का नाम दिया है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थ्योरी। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों ओर, ये आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपने पढ़ा था लास्ट आपके थ्योरीज ऑफ एटम के अंदर। अब जो आज के लेक्चर रहेगा उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन। मतलब एटम का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में एटम होता क्या है, देन उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। देन हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। और लास्ट वन हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। और सेवंथ में यदि बात कर देते हैं तो हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। और लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में यदि मैं बात करता हूं तो देखो, यहाँ पे एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम आपका क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या कहा गया है कि एटम आपका क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो आपका टेक पार्ट करता है किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर। देन सेकेंड वन आपकी बात करें तो एन एटम डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट नोबल गैसेस। यदि मैं बात करता हूं तो कोई भी एटम जो होता है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहता है, वो किसी ना किसी के साथ क्या रहेगा? कंबाइन रहेगा। तो ये छोड़कर किसको? एक्सेप्ट नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। तो ये आपकी क्या है? नोबल गैसेस, जो आपकी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, क्योंकि ये आपकी क्या रहती है? अनरिएक्टिव। मतलब किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब यदि थ्रू आउट हिस्ट्री की बात करें तो साइंटिस्ट हैव एक्सप्लोर रिफाइन द एटॉमिक मॉडल। और साथ में आप यदि हिस्ट्री को आप थ्रू आउट करके देखें तो साइंटिस्ट ने, कई सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक का, एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या दिया है? मॉडल दिया था। जिसमें आपने पढ़ा था डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी, देन आपने कौन सी पढ़ी थी? जे जे थॉमसन, मतलब आपके ने प्लम पडिंग मॉडल पढ़ा था। देन आपने पढ़ा था आपका न्यूक्लियर मॉडल, मतलब आपका न्यूक्लियर मॉडल पढ़ा था। देन नील्स बोर का आपने प्लानिटरी मॉडल के बारे में जाना था। तो ये एक्सप्लोर एंड रिफाइन द एटॉमिक मॉडल इनेबलिंग टू ग्रेस्प हाउ द एटम एंड फंडामेंटल कंपोनेंट इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग मैटर। यदि मैं बात करूं तो एटम के अंदर, अब एटम की आपके क्या हो गए? सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल है मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे? केमिकल बिहेवियर होंगे। क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो उसी से ही किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, तो उसके केमिकल बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो जो भी आपके सराउंडिंग मैटर होते हैं तो उनका डिफरेंट केमिकल नेचर होता है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसका कंपाउंड डिफरेंट है। तो कंपाउंड डिफरेंट कब हुआ होगा? जब उसका एटम डिफरेंट है। तो
यहाँ पे हमने क्या कहा गया है कि एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमने एक्सप्लोर किया, साथ में एटम के बारे में जाना कि एटम कैसा है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या उसकी वैलेंसी है, तो उसकी केमिकल बिहेवियर को जाना है और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है। और प्रॉपर्टीज के जानने के बाद हम उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई होगी, क्या कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई होगी। तो ये इसका क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम था। देन आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एटम। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एटम की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, मतलब सबसे छोटा पार्ट है जो आपका मैटर का यदि कहें तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है, एटम। और यदि बात करते हैं रोल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की इन केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टैंड हाउ टू मेक न्यू थिंग्स एंड हाउ टू यूटिलाइज द पावर। मतलब यहाँ पे एट रोल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का रोल ही क्या है कि केमिकल रिएक्शन में ये बता देता है, साथ में अंडरस्टैंड कर देता है हाउ टू मेक न्यू थिंग्स, मतलब कैसे न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी और कैसे उसकी आपकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा। साथ में बात करें तो एटम स्ट्रक्चर जो है शेप्स द बिहेवियर ऑफ मैटर, और जो एटम की स्ट्रक्चर होगी वो बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि मैटर का बिहेवियर कैसा होगा। और उसी से ही आपके करंट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजीज को आइडिया मिलता है कि क्या फॉर्मेशन होने वाला है। तो वो आपका क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या करवा रहा है, आपके बिहेवियर को बता रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो शेप है वो बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में बता रही है। और यदि बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस में एटम आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो था ही था, बट साथ में बायोलॉजिकल भी आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपका एटम क्या होते हैं, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में भी आपका क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं। और साथ में इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या कर रहे हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं। और डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल सच एज डीएनए। अब डीएनए है तो डीएनए के अंदर आपके पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपके नाइट्रोजनस बेस राइबोस शुगर वगैरह हो गए। तो सबसे जो छोटा पार्ट आ रहा है मतलब उसके अंदर एटम्स आ रहे हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर से, मतलब एटम की शेप से बिहेवियर पता चल रहा है, साथ में एटम की स्ट्रक्चर से उसकी कैसी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके बारे में जानकारी मिल रही है। तो मतलब ये डीएनए हुए, प्रोटीन हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, ये आपके क्या हैं, सभी के सभी ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में भी एटम क्या करवा रहा है, इंपॉर्टेंस बता रहा है। साथ में यदि मैं बात करता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर अनलॉक्स पर्सपेक्टिव ऑफ मैटर प्रॉपर्टीज और साइंटिफिक एडवांसमेंट। और यदि मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर को यदि अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझते हैं, तो उसकी मैटर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें समझने को मिलती हैं। और जब भी डिफरेंट मैटर की प्रॉपर्टीज समझने को मिलेंगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या हुई है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। और देन आपका आता है सबसे जो मेन पॉइंट आता है वो है व्हाट इज एन एटम। तो एटम आपने कहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, मतलब सबसे छोटा पार्ट आपका क्या है, मैटर का, एटम। और इट कंसिस्ट सेंट्रली न्यूक्लियस कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये जो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और एक आपके क्या प्रेजेंट हैं, यदि मैं इनको प्रोटॉन्स मानता हूं तो ये आपके क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स। ये आपके क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स तो आपके कैसे चार्ज के हो गए, पॉजिटिव चार्ज के, और न्यूट्रॉन्स आपके क्या हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स क्या हैं, न्यूट्रल। और जो बाहर आपके सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो आपके क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये आपका क्या है, ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। तो इंटरेक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल डिटरमाइन क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ केमिकल एलिमेंट। और इन्हीं के इंटरेक्शन से, मतलब पार्टिकल के इनके जो अंदर इंटरेक्शन हो रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वही डिटरमाइन करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बिहेवियर कैसा होगा आपके एलिमेंट का। तो वो आपका क्या होता है, एटम। और एटम का यदि मैं बात करूं तो एटम को मेजर करते हैं किसके अंदर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में। और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जो एटम का रेडियस होगा वो किस में मेजर होता है, एटॉमिक रेडियाई मेजर्ड इन, एटॉमिक रेडियाई measured
इन नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्या है, एंगस्ट्रॉम, और ये आपका क्या है, नैनोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, एटम हो गया, जिसके अंदर आपका क्या कहेंगे कि एटम क्या कंसिस्ट रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंट्रली चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, आपका प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। देन आपके बात करते हैं व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे एटम के, मतलब आपके जो पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या हैं। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां पे रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये आपका, देखो, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। यदि मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। और ये आपका एक स्पेसिफिक ऑर्बिट हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। और यदि मैं बात करता हूं तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, रीजन अबाउट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। और यदि बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिट की, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 3D रीजन होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली टू फाउंड इन एन एटम, मतलब 3D रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, एक 3D स्पेस है, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये आपका क्या हो गया, 3D स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, वो उसको एक स्पेसिफिक जहां पे मिलेगा, उसको हमने क्या नाम दिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दिया है। देन आपके क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो आपकी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसा चार्ज का है, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। साथ में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, याद रखना किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। और यदि मैं बात करता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन आपकी डिस्कवरी, सेकंड वन आपकी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करता हूं तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास रहेगा। थर्ड पॉइंट जो आपका रहेगा वो आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली। और यदि वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू है आपकी 1.6 इंटू 10⁻16, 1.6 इंटू 10⁻16 कोलॉम। चार्ज की यूनिट क्या है, कोलॉम। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि आपका डिस्कवरी किसने की थी इलेक्ट्रॉन की, बाय जे जे थॉमसन। सेकंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। देन थर्ड वन आपका क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻19 कोलॉम, 1.6 इंटू 10⁻19 कोलॉम। तो ये आपका क्या रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। देन आगे चलते हैं आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में आपका कौन सा आ जाता है, आपका न्यूट्रॉन आ जाता है। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन आपका कैसा है, न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल पार्टिकल है। और न्यूट्रल पार्टिकल है मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल रहेगा। और यदि बात करूं डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। तो ये आपका क्या है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। चार्ज की यदि बात करें तो चार्ज आपका कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। यदि मास की बात करते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या है, 1.67, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम।
कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ पे एटम के अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट। तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है ऑफ एन एटम कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नोन एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियॉन्स का भी नाम बोला जाता है। यदि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स का भी नाम दिया जाता है। तो प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन आपका कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की यदि मैं बात करता हूं तो वो क्या है? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन हो गया। डिस्कवरी आपकी प्रोटॉन की थी। साथ में आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली है। और पॉजिटिव की यदि वैल्यू की बात करें तो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि मैं मास की बात करता हूं तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी, चार्ज और मास। मतलब एटम के कंपोनेंट्स में डिस्कवरी की ध्यान रखनी है, चार्ज ध्यान रखना है, मास ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके क्या हो गए? एटम के कुछ कंपोनेंट्स हो गए, जिसमें आपने क्या क्या पढ़े? इलेक्ट्रॉन क्लाउड पढ़ा, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट रहेगा। सेकेंड वन एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा, जहां पे वो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब जो ऐसा 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना होगी। देन इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, जो आपका सराउंड करता है, मतलब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। देन आपका आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और न्यूट्रल पार्टिकल की यदि बात करता हूं तो ये इनसाइड द न्यूक्लियस रहेगा। और आपके इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। देन आपका आता है एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? आपका पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कंटेनिंग, जिसमें आपके प्रोटॉन भी रहेंगे और साथ में क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन भी रहेंगे। देन आपका आता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन भी आपका एक कंपोनेंट हो गया किसका? एटम का, जिसके अंदर आपका प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इन एटॉमिक न्यूक्लियस। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय जेड। तो कोई भी आपका सिंबल है, जैसे मैंने कोई सिंबल लिया एक्स, तो एटॉमिक जो नंबर है वो उसको डिनोट करते हैं लेफ्ट साइड के बॉटम के अंदर, और एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं लेफ्ट साइड के अपर साइड। तो एटॉमिक मास को डिनोट किया ए से, जेड को, जेड आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। ये आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। ए आपका क्या है? एटॉमिक मास। ये आपका क्या है? एटॉमिक मास। और एक्स आपका क्या है? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एक्स आपका क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्या सिंबल रहेगा? जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, तो वो आपके क्या है? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर जो Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो Z आपका किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, बट इन न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन के तब बराबर होगा जब आपका कैसा एटम होगा? न्यूट्रल एटम। कैसा होगा? न्यूट्रल एटम। तो यदि न्यूट्रल एटम होता है तो आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या रहेगा? बराबर। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ये पॉइंट ध्यान रखना, यदि न्यूट्रल एटम होगा तभी आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। यदि मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं तो एटॉमिक मास को डिनोट किया किससे है? ए से। तो जो आपका एटॉमिक मास है वो आपका क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को आपने क्या कहा है? एटॉमिक मास कहा है। और कलेक्टिवली नोन एज आपने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियॉन्स का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया न्यूक्लियॉन्स का। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना
कि सम ऑफ आपका कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस, मतलब कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियंस। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर। किस नाम से आ सकता है? मास नंबर से भी आ सकता है, तो वो भी आपका क्या है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को डिनोट किया है ए से। पी आपका क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपका क्या रहेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये आपका क्या हो गया? सिंबल ऑफ एलिमेंट, जहां पे आपको डिनोट करके दिया जाएगा कि ए आपका क्या है, यहाँ पे ये एटॉमिक मास है, जेड आपका क्या है? एटॉमिक नंबर है, एक्स आपका क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपका यहाँ पे क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है अराउंड द न्यूक्लियस। जो भी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या डिक्टेट करती है कि हाउ द एटम इंटरेक्ट विद अदर्स, कि मतलब यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो ये कंफर्मेशन मिल सकती है कि आपका कि वो दूसरे एटम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपका ये पता क्या बताता है? हाउ एन एटम इंटरेक्ट्स विद अदर, और साथ में इन्फ्लुएंस इट एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड एंड एंगेज इन द रिएक्शन। तो साथ में ये भी बता रहा है इंटरेक्ट कैसे करता है, साथ में ये बता रहा है कि जो केमिकल बॉन्ड बना रहा है वो कैसे फॉर्मेशन कर रहा है, केमिकल जो बॉन्ड बना है, और साथ में वो कैसे आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो आपका कौन सा कंपाउंड बना रहा है, आयनिक बना रहा है, कोवलेंट बना रहा है, मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है। तो वो कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि वो आपका कौन सा केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। साथ में दिस अंडरस्टैंडिंग द क्रूशियल फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है जो एक्सप्लेन करती है क्या? उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बिहेवियर के बारे में। किसके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज? एलिमेंट के बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब आपका रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या डिक्टेट करती है कि एटम कैसे आपका इंटरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे के साथ, साथ में आपका एबिलिटी कैसे है उसकी केमिकल बॉन्ड बनाने की, साथ में वो कैसे इंगेज हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही पता चल पा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि आपकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या बिहेवियर उसका कैसा होगा। देन नेक्स्ट वन पे चलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये आपका क्या हो गया? यदि मैं बात करूं तो न्यूक्लियस ऑर्बिटल नेम अलग अलग हो गई। ये क्या है? के एल एम एन ओ। इनको आप डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो आपके फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नील्स बोर ने एक फॉर्मूला बनाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल बोल सकते हो। तो आपके फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था क्या? 2n²। एन आपका क्या बताता है? एन आपका बताता है एनर्जी लेवल, मतलब आपका क्या बता रहा है? ऑर्बिटल नेम लाइक के एल एम एन। तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे। तो एन की यदि वैल्यू 1 रखता हूं तो आपका जो फॉर्मूला है 2n², देन आपका देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो आपकी इलेक्ट्रॉन कितने आए? तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट में 2 आ गए। देन 2n² को यहाँ पे पुट करके देखें तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आए सेकंड शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। देन थर्ड में आपके कितने आएंगे? एन की स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन।
तो इसके थ्रू क्या नील्स बोर ने आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो एनर्जी सब लेवल्स में यदि मैं बात करूँ तो ये आपके 9th क्लास से अपर लेवल में जाने के बाद आते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एस ऑर्बिटल आपका कैसा होता है, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल जो होता है वो आपका कैसा होता है, डम्बल शेप। डी ऑर्बिटल जो होता है वो आपका क्या होता है, डबल डम्बल शेप। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, पी सब शेल में। डी सब शेल में आपकी यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और एफ में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अभी किसके अकॉर्डिंग करें, अकॉर्डिंग टू बोर्स फॉर्मूला, मतलब 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, देन 8, देन 18, देन 32। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल के अंदर। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। उसके चारों ओर ये आपके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, या इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स, या एनर्जी लेवल बोल सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यदि एनर्जी आपने क्या की, एब्जॉर्ब की, मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़कर और वो कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे वो क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे बात करूं, यदि आपका एनर्जी क्या होती है, लॉस, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, लॉस, या हम बोल सकते हैं एनर्जी क्या हो रही है, एमिट। एमिट मतलब होता है निकलना। और यदि एनर्जी निकल रही है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका डिक्रीजिंग एनर्जी लेवल में आके क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है आपके हायर लेवल और लोअर लेवल के अंदर। यदि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हायर लेवल में चला जाएगा, एनर्जी एमिट करेगा तो वो लोअर लेवल के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन वेरियस शेल। नेम ऑफ एलिमेंट की यदि बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टेबल है, कौन कौन सी, जिसमें आपका हाइड्रोजन एलिमेंट आता है जिसका सिंबल है आपका क्या, एच, हीलियम का He, लिथियम का Li, देन बेरिलियम Be, बोरोन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ। ये 1 से लेके आपको 18 और 20 तक तो पता ही होने चाहिए। और 20, 19 और 20 आपका कौन सा है, पोटेशियम एंड आपका कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम का डिनोटेशन है के, कैल्शियम का है सी ए। आपका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 19, देन इसका क्या रहेगा, 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके कितने रहते हैं, आपके 19, और यहाँ पे इसके कितने रहेंगे प्रोटॉन्स, 20। यदि न्यूट्रॉन्स की आपकी बात करें तो यहाँ पे 19 है, और 1940 की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। तो इसकी जो वैलेंसी रहती है 1, इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 2। तो यहाँ पे ये जो आपने बात की तो यहाँ पे आपका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। मास की यदि बात करते हैं तो मास आपका यहाँ पे कैल्शियम का भी 40 रहता है, और यहाँ पे पोटेशियम का भी हम क्या मान के चलते हैं, 40, और 39 लेके चलेंगे। तो 39 यदि लेके चल रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या रहे, मास नहीं, ये तो आपका क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। कहाँ गया, ये मास नहीं है। तो यहाँ पे आपकी यदि मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपका क्या था, एटॉमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और आपका एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो यदि मैं एटॉमिक मास आपके पोटेशियम की बात कर रहा हूं तो एटॉमिक मास मैंने कितना बताया, 39। तो प्रोटॉन कितने हैं आपके, 19। तो आपके न्यूट्रॉन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो न्यूट्रॉन आपके कितने आए, 39 माइनस 19, कितने आ गए, 20। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी किसके बराबर होंगे,
प्रोटॉन के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो Z है वो P के बराबर भी है और साथ में किसके बराबर भी है, इलेक्ट्रॉन के बराबर भी है इन द न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पे 19 के बराबर होगा। यहाँ पे यदि मैं बात करूं आपका एटॉमिक मास कितना है 40। यदि मैं कैल्शियम के लिए बात करता हूं तो कैल्शियम का जो फॉर्मूला एटॉमिक मास इक्वल्स टू P प्लस एन। एटॉमिक मास होता है 40, प्रोटॉन्स आपके कितने हैं 20, तो न्यूट्रॉन्स भी आपके कितने आ गए 20। तो यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स भी 20 देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी आपको कितने देखने को मिलेंगे 20 देखने को मिलेंगे। ये आपकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखा रखी है के, ये के शेल है, देन एल शेल है, देन एम शेल है, देन एन शेल है। तो आपने के में देखा था कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया। देन एल शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 8। कितने आ सकते थे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के बाद कोई भी जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में। देन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 18। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल आएगा वो कहाँ पे जाएगा 8 के बाद 18 तक जाएगा। तो के एल एम शेल, जो एम शेल होगी वहां पे 18, एल शेल में 8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो डिपेंड करेगा आपके एलिमेंट्स के ऊपर कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी क्या है, टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वैलेंसी की डेफिनेशन यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वैलेंसी की, तो वैलेंसी की डेफिनेशन में क्या होगा, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि क्या होगी। वे जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, टेंडेंसी टू लूज और gain of electron to acquire noble gas configuration, या कह सकते हैं टू एक्वायर स्टेबल स्टेट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो आपकी क्या होती है वैलेंसी होती है। और वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो वैलेंसी आपकी 1 होगी। देन हीलियम आपका कितने इलेक्ट्रॉन आ गए मैक्सिमम 2, तो प्रोटॉन भी 2, आपके न्यूट्रॉन भी कितने हैं 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। तो इसकी वैलेंसी ना तो इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करने की टेंडेंसी रखता ना ही गेन करने की टेंडेंसी रखता। तो ये आपका कितना इलेक्ट्रॉन कितनी वैलेंसी होगी 0। देन आपकी फिर से क्या होगी 1। तो आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या होगी 1 2 3 4। एंड देन 5 पे जाने पे समझ जाना वो आपका क्या हो जाएगा एक कम। मतलब आपका नाइट्रोजन की टेंडेंसी टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो टेंडेंसी क्या है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट की कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब या तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो किसमें एनर्जी कम लगेगी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने में। तो इसकी जो वैलेंसी रहेगी वो क्या रहेगी 3 रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस सेल। और देन आपका क्या आता है कंक्लूजन आता है, जिसमें आप क्या देखते हैं कि जो अभी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो क्या बताता है कंपोनेंट्स उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा है, जो आपकी फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा एक फाउंडेशन तैयार करता है कि आप कैसे केमिस्ट्री समझ सकते हैं। साथ में ये ही नॉलेज आपको क्या बताती है मैटर के बारे में बताइए, उसकी टेक्नोलॉजीज और उसकी इंक्रीमेंट के बारे में बताती है कि एटम से हम क्या बना पा रहे हैं, एटम से आप क्या बना पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो आपके एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है बिहेवियर क्या है।
प्रॉपर्टीज, साथ में उसके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, और प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, तो उसके आप क्या बता पा रहे हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी। तो ये आपका क्या रहेगा, एटम का क्या रहेगा कंक्लूजन आज के लिए। तो आज के लिए आपके लिए थैंक यू। ओके।